हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है नई कहानी में। तो चलिए फिर आज की कहानी को शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो कहानी कुछ यूँ है। मैं बचपन से ही अपने मामा के घर पर रहा करती थी। मेरी मम्मी ने मुझे पैदा करते ही छोड़ दिया था। एक रात अचानक मैं मामी के कपड़े पहनकर सो गई और उसके बाद जो हुआ, मेरे पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। मामा ने मुझे मामी समझकर पूरी रात। मेरा नाम आभा है। आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मैं अपने मामा के घर पर थी और खेल ही खेल में मैंने एक दिन मामी के कपड़े पहन लिए और मामा के कमरे में चली गई। तभी मामा ने मुझे देखा और फिर मेरे साथ। मैं अपने मामा के रहमो करम पर थी। उनके घर पर ही मेरी ज़िंदगी बीत रही थी। लेकिन काफ़ी दिनों से जो मंज़र मेरी आंखों के सामने दिख रहा था, उसे देखकर मुझे हैरानी भी हो रही थी और जलन भी हो रही थी। ना जाने जुम्मे की रात मामी ऐसा क्या करती थी कि अगली सुबह मेरे मामा उन्हें 10,000 रुपये देते थे। 10,000 कोई छोटी रकम नहीं थी। मेरे लिए तो 1,000 भी बहुत बड़े थे, जो कि मेरे पास नहीं होते थे। मैं अपनी बहुत सी ख्वाहिशों को मारती थी, लेकिन क्या कर सकती थी। मैं तो खुद मामा के घर पर उनकी दहलीज पर पड़ी हुई थी। इसलिए जब भी मैं मामा को मामी पर इस तरह पैसे लुटाते देखती तो मेरी भी हसरत जाग उठती। एक दिन मामी ने मुझे किसी काम से बाज़ार भेजा, तो मैं साथ में रहने वाली सानिया के साथ बाज़ार चली गई। वहाँ पर मैंने एक बहुत ही खूबसूरत कढ़ाई वाला जोड़ा देखा, जिस पर देखते ही मेरी नज़र टिक गई। मेरी आंखें झपकना भूल गई और जब हमने उसका रेट पूछा तो उसने 8,000 रुपये बताया। सुनकर तो मेरा मुंह उतर गया था। मेरे पास जोड़ तोड़कर सिर्फ 6,000 रुपये ही थे। मुझे मायूस देखकर सानिया कहने लगी, क्या हुआ, तुम मायूस क्यों होती हो? तेरे मामा तो इतने अमीर हैं, उनके पास तो बहुत पैसा है। यह सब सुनकर मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। अब मैं उसे क्या बताती कि मेरे मामा पैसों के तो अमीर हैं, लेकिन दिल के बहुत गरीब हैं। उन्होंने मुश्किल से ही मुझे अपने घर में जगह दे रखी है, नहीं तो मामी तो उन्हें हमेशा शिकायत करती है कि इसका हाथ पकड़ो और उसे इस घर से बाहर निकाल दो। मामी का मुझसे नफ़रत का सबसे बड़ा कारण था कि उनके बेटे का दिल मुझ पर आ गया था और मामी यह बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह मुझे अपने बेटे की ज़िंदगी में नहीं रहने देना चाहती थी। वह हमेशा मुझे ताने दिया करती थी कि तेरी माँ ने ही तुझे जब नहीं अपनाया तो हमने तो फिर भी तुझे किसी तरह अपने घर में रखा है और तुझे यहाँ पर मुफ्त की रोटियाँ दे रहे हैं। मैं उनकी बातें सुनकर हमेशा शर्मिंदा हो जाया करती थी। मामी की बातों में सच्चाई भी थी, लेकिन मुझसे ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। मेरा मन करता था कि मैं मामी का मुंह नोच लूं। मैं इन्हीं ख्यालों में गुम थी। तभी सानिया ने मुझे झंझोड़ा और कहने लगी, अगर पैसे नहीं हैं तो हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं? यहाँ खड़े रहने से दुकानदार को तुम पर तरस नहीं आएगा? उसकी बात सुनकर मैं मायूसी से मुस्कुराई और अपने दिल को वहीं छोड़कर अपने उदास चेहरे को लेकर मैं घर लौट आई। और ऐसा आज पहली बार नहीं हो रहा था। ना जाने मैंने अपनी कितनी ख्वाहिशों को अपने दिल में दफन कर दिया था। बचपन से ही मेरे साथ ऐसा ही होता आया था और मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि हम जैसी लड़कियों की ख्वाहिशें की ज़िंदगी में कोई जगह नहीं होती। घर पहुंचते ही मामी मुझ पर बरस पड़ी। कहने लगी, ज़रा से सामान के लिए तुमने 3 घंटे लगा दिए। ना जाने कहाँ घूमती फिरती है। जब से तू जवान हुई है मुझे तेरी फिक्र सताती है, कहीं तू किसी के चक्कर में तो नहीं पड़ी है। मुझे तो बस यही चिंता सताती रहती है, कहीं तो हमारे मुंह पर काली खी ना पोत दे। मामी का बेटा आरिफ इसी समय कॉलेज से लौटा था। वह कहने लगा, माँ तुम्हें कोई काम है तो मुझसे कहा करो, तुम इस बेचारी को क्यों परेशान करती हो? पहले खुद ही बाजार भेजती हो, फिर उसे ताने मारती हो। इतनी गर्मी में न जाने वह किस तरह से सामान लेकर आई है। इतना सुनना था कि मेरी मामी का सर और भी गर्म हो गया और वह मुझ पर चिल्लाने लगी, ना जाने तूने मेरे बेटे पर क्या जादू कर रखा है। बेटा तू इसके बहकावे में मत आया कर, यह तेरे पर जादू कर डालेगी। इसमें इसकी माँ का गंदा खून है और वह रंग दिखा रहा है। ना जाने कौन सी घड़ी में हमने इस लड़की को यहाँ पर पनाह दी थी। मुझे लगता है यह एक ना एक दिन हमारे मुंह पर कीचड़ जरूर पोत कर रहेगी। इतना कहना था कि आरिफ अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया और मैं वहाँ पर बैठी बैठी रोती रही। 5 मिनट बाद उठकर फिर से किचन में गई। घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मुझ पर ही थी। अब बाजार से आकर मुझे खाना भी बनाना था। बचपन से यही तो करती आई थी और बचपन से ही मामी को लगा करता था कि मैं अपनी माँ की तरह ही बनूंगी और उनके लिए बदनामी का सबब बनूंगी। कुछ देर बाद आरिफ अपनी माँ को चुप कराकर बाहर आया और मुझे समझाने लगा कि माँ दिल की अच्छी है, बस जवान की कड़वी है। तुम उनकी बातों को दिल पर मत लिया करो। माँ की भी गलती नहीं है।
माँ ने जो तुम्हारे बारे में ज़माने से सुना है, बस वही सब वो दोहराती रहती है। आरिफ की बातों से मुझे थोड़ी तसल्ली होती और मैं मुस्कुरा देती। एक पूरे घर में वही था जो मुझे समझता था। वैसे तो आरिफ के लिए मेरे दिल में कोई ज़्यादा जज्बात नहीं थे, लेकिन उसके लिए दिल में बहुत इज्जत थी, क्योंकि एक वही था जिसकी वजह से इस घर में मुझे जगह मिली थी। सारा दिन काम से थक हार कर मैं बस स्टोर रूम में अपने कमरे में जाकर अपनी चारपाई पर सो जाती थी। एक वही चारपाई मेरा सहारा थी जो बचपन से मुझे सुकून देती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 15-16 साल इसी चारपाई पर लेटे लेटे स्टोर रूम में गुजारे थे। जब तक मेरी नानी जिंदा थी तो मैं नानी के साथ सोया करती थी, लेकिन जैसे ही नानी का इंतकाल हुआ तो वह कमरा मुझे आरिफ को देना पड़ा और मैंने स्टोर रूम को खुशी खुशी कबूल कर लिया। रोज़ की तरह आज जब सुबह मैं उठी और अपने रूम से बाहर निकली तो मामी मुझे सामने ही खड़ी दिखाई दी और बहुत गुस्से में थी। कहने लगी, यह तेरा उठने का टाइम है, अभी तक नाश्ता भी नहीं बनाया है, जा मेरे और अपने मामा के लिए नाश्ता बना दे। जैसे ही मैं नाश्ता बनाकर मामी के कमरे में आई, मैंने मामी के हाथ में 10,000 रुपये देखे। मामा मामी से कह रहे थे कि बस मुमताज़, तू मुझे इसी तरह खुश किया कर, मैं तेरा ख्याल करूँगा, मैं तुझे इसी तरह नोटों से नहलाता रहूँगा। 10,000 की नोट देखते ही मेरे मन में वही जोड़ा घूम गया जो मैंने बाज़ार में देखा था और जो मेरे दिल में अब तक समाया था। एक बार मन में आया कि वह सारे पैसे मैं मामी से छीन लूँ और अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँ, लेकिन ना तो ऐसा हो सकता था और ना ही मामी मुझे ऐसा करने देती। मामा मुझे कभी 100 रुपये भी देते थे तो मामी मुझे बहुत ताने सुनाया करती थी। मैंने ललचाई नज़रों से उन नोटों की तरफ देखा और फिर कमरे में बाहर आ गई। फिर मैं पूरे दिन भर बस यही सोचती रही कि आखिर मामी ऐसा भी क्या करती है जिस पर मामा खुश होकर उन्हें इतने सारे, वह भी बिना किसी ज़रूरत के पैसे दे देते हैं। तो क्या वह फिर मुझे इतने पैसे नहीं दे सकते? जैसे ही नाश्ता करके मामा कमरे से बाहर आए, मैंने डरते डरते मामा से कहा कि मुझे भी 10,000 रुपये चाहिए। मामा ने थोड़ा गुस्से से मुझे देखा और कहने लगे, रज़िया, तुझे इतने पैसों की क्या ज़रूरत है और तुझे इस घर में किस चीज़ की कमी है जो तुझे इतने पैसे चाहिए? ना चाहते हुए भी मैंने मामा की तरफ थोड़ा गुस्से से देखने लगी और मामा से कह दिया, मामा, यहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी तो मुश्किल से मिलती है, फिर और ख्वाहिशों के लिए पैसे मिलना तो दूर की बात है। मेरा इतना कहना था कि कमरे से पीछे से मामी भी निकल कर आई और उन्होंने मेरी सारी बातें सुन ली और मामा से कहने लगी, देख लिया आपकी भांजी को, कितनी चालाक है और किस तरह से आपसे बातें कर रही है। जब यह आपके सामने इस तरह से बोलती है तो सोचो पीछे हमसे कितनी बदतमीजी से बात करती होगी। और इतना कहते ही उन्होंने मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया और फिर से मामा से कहने लगी कि तुमने इसकी खातिर क्या क्या नहीं किया, आज देखो ये हमारे मुंह पर थूक रही है। इतने में मामा कहने लगे, हाँ हाँ मुमताज़, तुम ठीक कह रही हो, यह तो बड़ी बदतमीज़ हो गई है, इसे तो बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं है। इतना कहकर मामा घर से बाहर निकल गए। उनके जाते ही मामी मुझे कड़े शब्दों में कहने लगी, खबरदार जो आज के बाद मामा के सामने कुछ भी कहा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामा मामी के इस रवैये से मेरा दिल बैठ सा गया था। मैंने तो बस एक हक से मामा से कुछ पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने तो मुझे मेरी हैसियत याद दिला दी थी। मामी तो गैर थी, लेकिन मामा तो मेरा अपना खून थे। वह मेरे साथ ऐसा सलूक कैसे कर सकते थे? अब वह जोड़ा मेरी ख्वाहिश नहीं, मेरी जिद बन चुकी थी। अब मुझे कैसे भी करके वह जोड़ा चाहिए था। मामा मामी के इस रवैये से मैं बागी सी बन गई थी। अब मैंने सोच लिया था कि किसी भी तरह मुझे 10,000 अब हासिल करने होंगे। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मैंने आज तक कोई गलती नहीं की, कोई गुनाह नहीं किया, फिर मुझे किस बात की सज़ा दी जा रही थी। मैं बचपन से ही बस काम के बोझ तले दब कर रह गई थी। मैंने अपनी सारी खुशियों को अब तक दबा कर रखा था और आज एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने को कहा तो मामी मुझे एक तमाचे से चुप करा दिया। मैं रोते हुए किचन में चली गई। आज मुझे मेरी माँ की बहुत याद आ रही थी। मुझे तो मेरी माँ का चेहरा भी याद नहीं था, कुछ धुंधला धुंधला सा ही याद था। जब मेरी उम्र 7 वर्ष की थी तब मेरी माँ मुझे इस घर में लाई थी, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को छोड़ दिया था। मेरी मामी तो उस वक्त भी मेरी माँ को रखने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन उस वक्त मेरी नानी जिंदा थी तो मामी अपनी नहीं चला पाई थी और उन्हें मजबूरन हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ा था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरे बाप ने मेरी माँ को क्यों छोड़ा था, लेकिन कभी कभी मामी दबे दबे लफ्ज़ों में
कहा करती थी कि तेरी माँ पर बदचलन थी, इसलिए उसे तेरे बाप ने छोड़ दिया था। लेकिन मेरी माँ हमेशा चुप रहा करती थी और अपने ऊपर लगे इल्ज़ाम को कभी भी साबित नहीं कर पाती थी, और ना ही वह कभी मेरी मामी से जवान लड़ाया करती थी। बस चुपचाप मुझे मेरे कमरे में ले जाकर कमरा अंदर से बंद कर लिया करती थी। बचपन में जब भी आरिफ हमारे कमरे की तरफ मेरे साथ खेलने के लिए आया करता था, मामी का गुस्सा होना लाजमी हुआ करता था। वह गुस्से में आती और आरिफ को खींच कर ले जाती थी। मेरी माँ ने भी मुझे सख्ती से मना किया हुआ था कि मैं आरिफ के साथ ना खेलूं। इस घर का माहौल बहुत घुटन भरा था। मामा भी मम्मी से बात नहीं किया करते थे। एक नानी ही थी जो हमारा ख्याल किया करती थी। और फिर घर में एक अजीब बात हुई। मेरी माँ को दुल्हन बनाया गया। मैं अपनी माँ को दुल्हन बना देखकर बहुत खुश थी, लेकिन माँ के चेहरे पर एक उदासी थी। वह बिल्कुल भी खुश नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिंदा लाश बैठी हो। मुझे वह लम्हा आज भी याद है। उस दिन मेरी माँ ने गोद में मुझे उठाया था और मुझे चूमते हुए कहा था कि जैसे रिश्ते दिखते हैं वैसे नहीं होते हैं, इसलिए तुम भी अपनी माँ की तरह धोखा मत खाना। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी माँ की बातें समझ नहीं आई थी। मेरी माँ दुल्हन बनी बैठी थी और बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन खुश नहीं थी। मेरी नानी ने मुझे अपनी गोद में लिया और मेरी मम्मी को वहाँ से विदा कर दिया। उस वक्त मुझे थोड़ा सा जुदाई का गम था। मैं तड़प तड़प कर रो रही थी। मेरी नानी ने ना तो मुझे मेरी माँ के पास भेजा और ना ही मेरी माँ मुझे अपने साथ लेकर गई। उसके बाद मैंने माँ को कभी पलट कर नहीं देखा। माँ उस घर में कभी लौट कर आई नहीं थी। मुझे लगता था मेरी माँ कितनी बेदर्द है जो मुझे छोड़कर चली गई, या फिर उन्हें मेरी याद ही नहीं सताती थी। मामी ठीक कहती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर शादी करके चली गई है, उसे तुम्हारे बाप को छोड़ दिया है। उसके बाद मेरी माँ को मेरी याद कभी नहीं आई। उन्हें मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया था। अब तो मैं बस मामी के रहमो करम पर थी। जब तक नानी जिंदा थी तो मेरी देखभाल अच्छे से हो रही थी, लेकिन जैसे ही नानी ख़त्म हुई, मामी और मामा का रवैया मेरे लिए एकदम से बदल गया था। उस वक्त के बाद तो मुझे 2 रोटी भी ऐसे मिलती थी जैसे मुझ पर कोई एहसान किया जा रहा हो, जिसके बदले मुझे घर का ढेर सारा काम करना पड़ता था और मामी की खिदमत भी करनी पड़ती थी। ना करने पर कभी कभी मार भी पड़ा करती थी, और ख़ासकर उस वक्त तो मामी बहुत गुस्सा होती थी जब भी आरिफ मेरे पास खेलने आता था और न जाने क्या क्या गंदी बातें मेरी माँ के बा को लेकर मुझे ताने दिया करती थी। इसी वजह से मैं धीरे धीरे आरिफ से भी दूर होती जा रही थी। लेकिन मैं भी एक इंसान थी, कब तक अपनी ख्वाहिशों और अपने सपनों को मारती रहती। मेरा भी खुशियों पर हक था। मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, और जब से मैंने वह जोड़ा देखा था तब से मेरा दिल उस जोड़े पर बस टिका ही रह गया था। और जब से इस जोड़े के पैसे मांगने पर मेरे मामा मामी ने मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, तब से मेरे तन बदन में और दिल में आग सी लगी हुई थी। अब मैंने ठान लिया था कि मैं किसी भी तरह वह 10,000 रुपये हासिल करके रहूँगी। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं एक दिन मामी का लिबास पहनकर मामा के कमरे में जाऊं और पता लगाऊं कि आखिर मामा मामी को इतने पैसे किस बात के लिए देते हैं। ऐसा मामी क्या करती है जो उन्हें मामा 10,000 रुपये देते हैं, और फिर मैं भी वही काम करूंगी। शायद मामा मुझे भी इतने पैसे दे दें। मेरे मन में यह बात जड़ पकड़ चुकी थी, और अब मैं सोच रही थी कि किसी भी तरह मामी के लिबास में मामा के कमरे में जाऊं। और फिर एक दिन जब मामी ने मुझे सामान लेने के लिए बाज़ार भेजा तो मैंने कुछ पैसे बचाकर उसमें से नींद की गोलियां खरीद ली और फिर जुम्मे की रात का इंतज़ार करने लगी। और फिर जब वह रात आई तो मैंने मामी के दूध के गिलास में वह गोलियां मिला दी और उन्हें दूध पिला दिया। मामी अपने कमरे में जाने से पहले रोज़ रात को दूध पीकर अपने हॉल में टीवी देखा करती थी। आज भी वह इसी तरह ही टीवी देख रही थी, लेकिन बैठे बैठे वहाँ उन्हें सोफे पर नींद आ गई तो मैं इसी मौके की ताक में थी। जैसे ही मामी गहरी नींद में हुई, मैं मामी को घसीट कर अपने स्टोर रूम में ले आई और चारपाई पर लिटा दिया, और फिर उनकी अलमारी से उनका एक लिबास निकाल कर खुद पहन लिया और मामी के कमरे में जाकर मामी के बिस्तर पर लेट गई। मामा देर रात अपने काम से लौटकर आते थे। उससे पहले मैं उस कमरे में पहुंच चुकी थी। मैंने एक बड़ा सा दुपट्टा अपने सर से पांव तक ओढ़ लिया और मामी की ही तरह अपने जूड़े को बनाया था। मुझे बहुत घबराहट भी हो रही थी क्योंकि मैं बिना सोचे समझे अपनी मामी के कमरे में आ गई थी। मुझे तो यह भी नहीं पता था
कि आखिर कमरे में होने क्या वाला है। काफ़ी देर बाद जब मामा कमरे में आए तो उन्होंने आवाज़ लगाई कि मुमताज़, क्या तुम सो रही हो? तब मैंने थोड़ी धीमी आवाज़ में कहा, नहीं। इतना सुनने के बाद मामा ने एक ऐसी बात कही जिसके सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि मैं मामा की बातों का क्या जवाब दूं। मामा ने एक ऐसी बात कह दी थी जिसे तो मैं सुन भी नहीं सकती थी। मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि मेरे मामा का किरदार कितना गंदा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मामा मुझे मामी समझकर मेरे करीब आए और जैसे ही उन्होंने मेरे चेहरे से कपड़ा हटाया, उनके चेहरे का रंग उड़ गया और वह गुस्से से कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे और मैं कहने लगी, अब मैं जान गई हूँ कि आप मामी को 10,000 किस लिए दे देते थे। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं तो आपका अपना खून हूँ। आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। मेरी बात सुनकर मामा सर झुकाए मेरे सामने बैठे थे और फिर मुझसे कहने लगे, तुम्हारी माँ हमेशा से ही हमारी बुआ के लड़के से शादी करना चाहती थी, लेकिन मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ था क्योंकि मेरे और मेरे मामा के बेटे सलीम के बीच थोड़ा झगड़ा हो गया था, जिस कारण से मैं तुम्हारी माँ की शादी उससे करने के लिए राज़ी नहीं था। इसलिए तेरी माँ ने मेरे फैसले के आगे सर झुका लिया और तेरे बाप के साथ ज़िंदगी गुजारने के लिए मान गई। लेकिन तेरा बाप एक दरिंदा साबित हुआ। वह तेरी माँ को हर छोटी छोटी बात पर मारता था और फिर न जाने उसे कहाँ से सलीम और तेरी माँ के बारे में खबर मिल गई और उस बात के ताने तेरी माँ को देने लगा, जिस वजह से उसने तेरी माँ को तलाक दे दिया। और जब तेरी माँ तुझे गोद में उठाकर इस घर में आई तो तेरी मामी से यह बर्दाश्त ना हुआ और वह मुझसे कहने लगी कि अगर तुमने इन लोगों को घर में रखा तो जल्दी ही इस घर के बंटवारे हो जाएंगे और मैं इस घर का बंटवारा नहीं चाहती। इसलिए मैंने जल्द ही तेरी मामी से कहा कि कोई जल्दी से अच्छा लड़का देखो, हम इसकी शादी दूसरी जगह कर देते हैं। और फिर तेरी मामी ने अपने पागल भाई से तेरी माँ की शादी कर दी और तेरी नानी की भी एक नहीं सुनी। तेरी नानी ने बहुत कहा कि एक पागल लड़के से मेरी बेटी की शादी मत करवाओ, लेकिन तेरी मामी ने तेरी नानी को समझाते हुए कहा कि तुम्हारी बेटी के पास एक बच्चा है, उससे कोई शादी नहीं करेगा और वैसे भी मेरे भाई का इलाज चल रहा है, वह बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर ना चाहते हुए भी तेरी मामी ने तेरी माँ की शादी अपने पागल भाई से करवा दी और ज़माने भर में यह मशहूर कर दिया कि तेरी माँ का पहले किसी से चक्कर था, इसी वजह से तेरे बाप ने उसे तलाक दे दिया है, जबकि यह सच नहीं था। बल्कि तेरा बाप एक बहुत ही जलील और जालिम आदमी था जिसने तेरी माँ को बदनाम कर उसे परेशान कर तलाक दिया था और फिर तेरी माँ यहाँ से विदा होकर चली गई। तेरी मामी ने उसे कभी भी यहाँ पर पलटकर आने नहीं दिया। फिर तेरी नानी ने इस बात पर नाराज़ होकर जायदाद के 2 हिस्से कर दिए, एक तुम्हारे और एक मेरे नाम। यह सब तेरी मामी से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह नहीं चाहती थी कि आज ही जायदाद तुझे मिले, इसलिए तेरी मामी ने एक प्लान बनाया और कहा कि हर जुम्मे की रात मुझे 10,000 देना, वह भी तुम्हारे सामने, ताकि तेरे मन में लालच पैदा हो और तू कोई ऐसी गलती कर बैठे जिससे वह तुझ पर इल्ज़ाम लगाकर तुझे इस घर से बाहर कर सके। तेरी मामी को लगा करता था कि तू एक न एक दिन पैसे चुराने की हिम्मत करेगी और फिर वह पुलिस को बुलवाकर तेरे पर इल्ज़ाम लगा देगी और तुझे घर से निकलवा देगी और तुझे आरिफ की नज़रों में भी गिरा देगी ताकि वह तुझसे दूर हो जाए। लेकिन तूने तो आज इस कमरे में आकर अपनी मामी की जगह लेकर मेरे और तेरी मामी के प्लान को तहस नहस कर दिया और तुझे सारा राज पता चल गया। दरअसल जब मामा कमरे में आए थे तो उन्होंने आते ही मुझसे कहा था कि मुमताज़, मुझे वह सारे 10,000 वापस कर दो ताकि वह 10,000 मैं सुबह तुम्हें रज़िया के सामने दे सकूं और उसके मन में मैं फिर से लालच पैदा कर सकूं। मैं जानती थी कि मामी ने सब कुछ जानबूझकर किया था। मुझे तो यह तक नहीं मालूम था कि आधी जायदाद मेरे नाम है, तो फिर मैं इस जायदाद का लालच कैसे कर सकती थी। मुझे तो शर्म आ रही थी कि मेरे मामा ने इतनी घिनौनी हरकत की थी, वह भी सिर्फ एक जायदाद के लिए। मैंने मामा से कहा, आप कितने गिरे हुए इंसान हो। आपने अपने लालच की खातिर मेरी माँ की शादी एक पागल और कम दिमाग लड़के से कर दी और मुझे भी मेरी माँ से अलग कर दिया और मुझे भी इस घर से चोरी का इल्ज़ाम लगाकर निकालना चाहते थे। मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप ऐसे निकलेंगे। क्या आपको जायदाद रिश्तों से भी ज़्यादा अजीज़ हो गई है? इससे अच्छा होता कि आप मेरी माँ की शादी किसी अच्छे इंसान से करवा कर और मुझे
भी मेरी माँ के साथ भेज देते तो शायद मेरी माँ भी तुम्हारे घर से हिस्सा ना मांगती। तब भी ये जायदाद तुम्हारे अकेले के लिए ही होती और ना ही नानी मेरे नाम आधी जायदाद कर दी और तुम्हें अकेले ही इस घर का वारिस बना देती। लेकिन तुम्हारे मन में लालच आ गया था। मामा का सर शर्म से झुक गया। मैंने मामा से कहा, आप कागजात तैयार करवाएं, मैं अपनी आधी हिस्से की जायदाद भी आपके नाम कर देती हूँ। मुझे आपकी जायदाद से 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मुझे तो बस ज़िंदगी में अपनी कुछ छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी करनी थी। अगर आप बस मेरी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर देते और मेरी माँ को इस कदर बदनाम ना करते तो मैं भी गुस्से में आकर इतना बड़ा कदम न उठाती। मैं रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मामी अभी मेरे कमरे में मेरी चारपाई पर बेहोश पड़ी थी। उन्होंने लालच में आकर मेरे साथ इतनी घिनौनी हरकत की थी जिसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मामी मामा ने जायदाद के लालच में मेरे साथ बहुत गलत किया था। लेकिन इंसान जायदाद के लालच में इतना खुदगर्ज हो जाता है कि यह रिश्तों को भी भूल जाता है। मैंने खुशी खुशी सारी जायदाद अपने मामा के नाम कर दी और अपनी माँ के पास लौट आई। मेरी माँ अपने पागल पति को जिस तरह से झेल रही थी, मुझे देखकर बहुत दुख हुआ। अब मैं अपनी माँ के साथ उनके दुखों को बांटना चाहती थी, उनके साथ रहकर उनका सहारा बनना चाहती थी। मेरी माँ भी मुझे पाकर अब बहुत खुश थी। अब उसे ज़िंदगी में जीने का सहारा मिल गया था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छी लगी है तो लाइक तो आपने कर ही दिया होगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए फिर, टेक केयर, बाय बाय।